ओके बच्चा पार्टी, रे ऑप्टिक्स जेई नीट पे लेक्चर नंबर 12। रिफ्रैक्शन का टॉपिक चल ही रहा है ना अपना, तो ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, लेकिन आज का डिस्कशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब रेज किरणें टकरा के वापस आएगी, लेकिन किसकी वजह से होगा? रिफ्रैक्शन की वजह से, बेंडिंग की वजह से किरणें टकरा के वापस आएगी। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, बट द नेम इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे क्या होता है ये फिनोमिनन? तो एक ड्राइंग अच्छा सा समझते हम लोग, इसका ड्राइंग समझते। देखो जैसे ये रहा एक ग्लास का स्लैब, इधर नहीं मजा आएगा, इधर ड्रॉ करते हैं। चलो ये रहा ग्लास का स्लैब। देखो इस ग्लास स्लैब में सपोज यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से अलग अलग टाइप का लाखों करोड़ों किरणें निकलता है, लाखों करोड़ों रेज इसमें से निकलता है। तो कुछ 5-7 रेज हम सैंपल के लिए ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे सबसे पहला किरण यहाँ से निकला, सीधा गया, तो जो सीधा जाने वाला किरण है ना, वो ना तो कहीं झुकेगा, ना कहीं रुकेगा, ना कहीं मुड़ेगा, सीधा आर पार निकल जाएगा, क्योंकि ये सरफेस को परपेंडिकुलर है। जो रेज सरफेस को परपेंडिकुलर होता है वो कहीं बैंड वेंड होगा नहीं, सीधा जूम निकल जाएगा। ओके कि नहीं? ओके। अब एक और किरण को लेते हैं एज अ सैंपल, यहाँ से ये रहा, देखो ये रहा। अब ये जो रे दिख रहा है आपको, ये किरण दिख रहा है, ये बैंड होगा। ये सरफेस का नॉर्मल ले लो, ये किरण बैंड होगा। क्यों बैंड होगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ये भी कांच का स्लैब है, इट इज अ ग्लास स्लैब, इट इज अ ग्लास स्लैब, और कांच में से हवा में जाना है उसको, ग्लास में से कहाँ जाना है उसको? एयर में। तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसका बेंडिंग होना तय है ना। अब बेंडिंग होगा तो अब देखो ग्लास आपका कैसा मीडियम है? डेंस, और बाहर का एयर कैसा मीडियम है? रेयर। तो डेंस से रेयर में जा रहा है, तो कहाँ जाएगा? अवे, अवे जाएगा ना। यस, द वे इट विल गो अवे। बोल थैंक यू सर। ये हो गया अवे, ठीक है। अब ये एंगल है अपना इंसिडेंट एंगल मान लो, और ये है रिफ्रैक्शन एंगल। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये वाला एंगल मैं थोड़ा और बड़ा करूं, यूं ये वाला एंगल थोड़ा और बड़ा किया जाए, ये एंगल को थोड़ा और बड़ा करूं, तो ये एंगल थोड़ा और बड़ा होगा ना, कि नहीं होगा? तो मान लो इस एंगल को इतना बड़ा कर देता हूं कि ये वाला एंगल सीधा इधर ही आ गया। समझ रहे हो? ये एंगल थोड़ा सा भी यूं बड़ा होगा ना, तो ये वाला और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते होते इतना आ गया, आ गया कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? तो इस वक्त आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल स्टेट पे है, क्योंकि अब थोड़ा सा भी एंगल बड़ा किया ना तो ये रे अंदर आ जाएगा। वेरी गुड। अब आपने थोड़ा सा भी इस एंगल को बड़ा किया तो ये रे कंफर्म अंदर आ जाएगा आपका, तो ये क्रिटिकल स्टेटस पे। तो इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट आपका क्रिटिकल सिचुएशन में हो तब आपका रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है? 90 π/2, है कि नहीं? तो हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे एक स्नेल का लॉ ले लें तो काम आएगा। चलो, स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। स्नेल का लॉ क्या था अपना? n1 sin θ1 n2 sin θ2। n1 में इसको समझ लो कांच, पहले यहाँ पे था ना किरण, फिर बाहर गया ना, तो इस बार आप इसको n1 समझ लो और बाहर वाले को क्या समझ लो? n2। तो n1 में क्या है? ग्लास, ग्लास, और θ1 में क्या है? क्रिटिकल एंगल C। फिर n2 में कौन है? एयर। तो एयर के लिए तो 1, और θ2 कितना है आपका? π/2। तो sin π/2 मीन्स 1। सो नाउ यू हैव इंडेक्स ऑफ दिस मटीरियल इनटू sin C इज इक्वल्स टू 1। तो sin C इज इक्वल्स टू 1/n। अब ये ग्लास है, हर बार कांच थोड़ी होगा, कुछ भी हो सकता है ना मीडियम, तो हम जनरली क्या लिखते हैं? सिर्फ n। क्या लिखते हैं? n। यस। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले का एक फॉर्मूला।
अभी किरण आपका अंदर की तरफ पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। आप समझो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा रे वापस अंदर आएगा, टकरा के बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन ये उससे जस्ट पहले का स्टेट है। अब वो वाला स्टेट लेके आते हैं जब टकरा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो एंगल को, देखो ये एंगल बड़ा हो गया अब ज्यादा, दिख रहा है? ये एंगल थोड़ा और बड़ा हो गया, देखो दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल से भी बड़ा एंगल हो गया यहाँ पे। अब वो रे का क्या होगा, बोलो बोलो, हाँ तो सीधा कहाँ आएगा, अंदर, पक्का? अच्छा ये दोनों इक्वल होता है, ये तो पता है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होता है। दिखने में बड़ा छोटा दिख रहा है तो थोड़ा ढंग से कर दे, ले बस, अब खुश। तो ये हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैटर। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसके लिए कंडीशन क्या मिला कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये सिचुएशन होगा तभी आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल जितना होगा तो आपको दिखना शुरू हो गया सरफेस पे कि लाइट सरफेस पे बिछ गया है। अब थोड़ा भी हिलोगे ना तो सीधा अंदर। हाँ, तो ये सिचुएशन हम ले सकते हैं कभी भी न्यूमेरिकली काम करना है तो, ठीक है, पक्का? अब आपको ये साइन c इज इक्वल टू 1/n, इट्स अ गुड वन, फैंटास्टिक सिचुएशन। आपको कोई भी मटेरियल दे दूं मैं और बोलूं कि बेटा इस मटेरियल पे लाइट डाल, वो लाइट इतने एंगल पे डालना, जरा टकरा के अंदर ही रहेगा या बाहर आएगा, तो ये बहुत अच्छा फिनोमिनन है, हम इस पे बात कर सकते हैं। देखो जैसे किसी मटेरियल का आपको मैंने ये दे दिया साइन, ये फॉर्मूला आप जानते हो, जानते हो? अब मैंने बोल दिया ले बेटा ये मटेरियल ले, ये वाला मटेरियल लेके जा, रुक पहले पानी पीता हूँ फिर लेके जा। ये छोटा मोटा इंजीनियरिंग है, बच्चे इस टॉपिक को सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है यार, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग है इसमें। जैसे आपको ये मटेरियल दिया और मैंने बोल दिया कि इसका इंडेक्स है ना तेरे 2 है, कितना है 2, इसका इंडेक्स तेरा 2 है, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 2। तो 40 डिग्री पे जो लाइट जाएगा वो लाइट क्या टकरा के वापस बाहर आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा सर लाइट एक बार अंदर घुसा फिर ऐसे टकरा के अंदर ही रह गया, तो उसके लिए ये क्रिटिकल स्टेटस चेक करना पड़ेगा ना कि कितने एंगल पे इसका क्रिटिकल स्टेटस आएगा। उससे ज़्यादा एंगल अंदर बन रहा होगा कहीं अपने आप लाइट का, तो वो लाइट बाहर आ नहीं पाएगा सर, अंदर ही रह जाएगा, है कि नहीं? बहुत सामान्य सी, ये बहुत कॉमन टॉक्स है, ये बहुत जनरल बातें हैं कि आप इसके ऊपर लाइट डाल रहे हो, वो लाइट अंदर जाके वापस इधर उधर घुस रहा है, सरफेस को टकरा रहा है, सरफेस को टकराते वक्त उसका एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया, तब वो लाइट बाहर नहीं आना है, अंदर ही रहना है उसको। और वो लाइट अंदर ही रहेगा तो ये चीज़ें ग्लो करेगी, दिखेगा कि यार अंदर से चमक रहा है, क्या है अंदर, देख खोल के, और ये अंदर तो लाइट रह गया था। तो ये कॉन्सेप्ट डायमंड में होता है, पता है आपको? डायमंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, समझे? पहले इसको एक बार देख लेते हैं हम। जैसे ये रहा आपका मटेरियल, आपने लाइट क्या एंगल पे डाला, 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री पे डाला कि नहीं डाला? ओके, वो लाइट रेयर से डेंस में आ रहा है तो बेंड होके इधर गया, तो यहाँ पे क्या एंगल बना, कुछ भी, अरे स्नेल ले सकते हो ना आप, n1 sin θ 1, n2 sin θ 2, 1 sin 40 क्यों रखते, 60 रखो ना, जो समझ में ऐसा कुछ रखो, sin 60, ये हो गया इंडेक्स कितना इसका 2, sin θ 2, sin 60 मतलब √3/2, 2 sin θ 2, 2 to the 4, √3/4। इसका मैथमेटिक्स करोगे आपको θ 2 कुछ ना कुछ मिलेगा, θ 2 कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ कि θ 2 आपका मिल गया 25 डिग्री, कितना मिल गया 25। अब ध्यान रख इसमें क्या फिजिक्स है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर और देख ये एंगल 25 से बड़ा
हो तो ये किरण टकरा के वापस अंदर चला जाएगा। क्योंकि नहीं समझा, रुक समझाता हूँ, शांति रख। ये एंगल क्या आया तेरा 25, ये एंगल भी क्या बनेगा 25। अब एक बार उसका क्रिटिकल तो देख, साइन सी इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब क्रिटिकल एंगल क्या आ रहा है 30 डिग्री। ये अंदर नहीं जाएगा टकरा के, ये निकल लेगा बाहर। अब यहाँ से स्टोरी बताता हूँ कैसे बाहर निकला। देखो, किरण को टकरा के वापस अंदर ही आना है तो क्रिटिकल से बड़े एंगल पे अंदर टकराना पड़ेगा। अब इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल यहाँ से तय थोड़ी होता है। क्रिटिकल एंगल तो इस फॉर्मूले से हम तय करते हैं कि भाई मटेरियल का इंडेक्स 2 है तो उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल क्या हो रहा है 30 डिग्री। मतलब ये जो भी मटेरियल सर ने लिया है जिसका इंडेक्स 2 है उस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब ये किरण यहाँ पे 30 से कम पे टकरा रहा है ना, तो वापस थोड़ी जाएगा अंदर। समझो, क्रिटिकल से कम एंगल वाला तो निकल लेता है ना बाहर। समझ में आ रहा है? ये पूरा फिनोमिनन डायमंड के अंदर होता है। जब भी आपका ये डायमंड है ना, ऐसे देखो ये रहा डायमंड शेप। अबे समझ में आ रहा है कि अकेला ही पढ़ रहा हूँ? ये वाली थॉट जो आपको देना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपको इंस्टेंटेनियसली स्पीड में स्नेल कैलकुलेट करना है, फटाक से ये वैल्यू रख के इसका डिसीजन लेना है, फिर आपका आंसर रेडी करना है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे डायमंड है, डायमंड के ऊपर डायमंड का क्रिटिकल एंगल है ना 42 डिग्री समथिंग है। डायमंड का जो मटेरियल है उसका इंडेक्स कुछ 2.4 समथिंग है, तो उसका क्रिटिकल एंगल सेट है, आप कैलकुलेट कर लेना 42 पॉइंट समथिंग इतना है। 24 सॉरी 24 है इधर क्रिटिकल एंगल डायमंड का। हाँ डायमंड का 42 से ज़्यादा ही रही है, 42.41 है, बराबर है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल 42 पॉइंट समथिंग है। अब डायमंड के अंदर एक बार लाइट घुस गया, देखो डायमंड क्यों चमकता है। डायमंड के अंदर सपोज यहाँ से एक बार लाइट घुस गया, अंदर घुस गया लाइट। अब ये लाइट जब इस सरफेस पे टकराएगा, नहीं यार इसका क्रिटिकल इतना बड़ा नहीं है, 20.41, हाँ मतलब डायमंड का क्रिटिकल एंगल इतना है। और ये जो किरण टकराएगा ना उसका ऑब्वियसली एंगल इससे बड़ा ही बनेगा, कुछ ना कुछ। हमको दिख छोटा रहा है लेकिन इससे बड़ा ही एंगल बनता है। तो बड़ा एंगल बन, क्रिटिकल से बड़ा बन गया एंगल, क्रिटिकल से बड़ा बन गया तो उसको टकरा के वापस अंदर ही जाना है ना। फिर यहाँ पे भी वापस देखो क्रिटिकल से बड़ा एंगल बनेगा तो फिर टकरा के अंदर जाएगा। फिर इधर भी देखो आप क्रिटिकल से बड़ा एंगल बन रहा है तो फिर टकरा के अंदर। तो डायमंड के अंदर एक बार लाइट घुस गया ना अंदर तो बाहर आना बहुत इजीली होता नहीं है, इसलिए डायमंड के अंदर ही लाइट रहता है, इसलिए डायमंड ग्लो करता है। हमको लगता है ये डायमंड तो चमक रहा है यार। थॉट समझा कि नहीं आप लोग? ये वैल्यू देख लेना, टेक्स्ट बुक में कहीं लिखा है 24 समथिंग कुछ होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझा दिया गया। अब बोलो, आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके, आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही मटेरियल का एन पता चलता है आपको, आप पहले उसका सी ढूंढ लो 30 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा कि 30 से ज़्यादा पे जो हिट करेगा वो अंदर रह जाएगा, 30 से कम पे जो हिट करेगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना। बस इतना समझ के चलना है। क्लियर? पक्का? चलो अब कुछ सम्स लेंगे इसकी प्रैक्टिस के। नहीं, सम्स से पहले एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा रहा हूँ। सम्स से पहले कुछ और है। क्रिटिकल एंगल किसी भी मटेरियल का पता चल जाए तो हमारा जजमेंट स्ट्रांग हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल पता करने के लिए ये फार्मूला है, सिर्फ आपको उसका एन पता होना चाहिए। अब एन रख लो, सी का आंसर आ जाएगा, इतना है क्रिटिकल एंगल। फिर आप राजा, फिर आप उस मटेरियल के बारे में राजा। अब एक और चीज़ सिखाता हूँ, देखो जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर पूरा ये पानी भरा पड़ा है। इस टाइप के सम्स आते हैं, मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर ऐसे सम्स में आप डायरेक्ट काम कर लोगे। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है समझो, नीचे मिडल में एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे यहाँ से लाइट निकल रहा है। इस कंटेनर का डेप्थ क्या है h, और कंटेनर का रेडियस क्या है
कंटेनर का रेडियस क्या ले लेते हैं अपन, आर। नहीं लेना है तो भी चलेगा, चल जाने दे, ज़रूरत नहीं है उस रेडियस की अपने को। कंटेनर को ऐसा सीधा टंकी जैसा दिखा बस, अरे ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, ज़रूरत नहीं है उसका, मैथमेटिक्स में कहीं काम ही नहीं आएगा उस रेडियस का, इसलिए मैंने जाने दिया उसको। अब देखो ये सोर्स में से लाइट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो लाइट सरफेस पे कब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस पे इस वक्त दिखेगा ना जब यहाँ पे एंगल क्रिटिकल हो जाएगा, तो वो लाइट अब बाहर कहीं नहीं जाएगा, किसी की आंखों में नहीं जाएगा, वो सीधा सरफेस पे रहेगा, है कि नहीं। वो लाइट कहाँ रहेगा, सरफेस पे। फिर उसके तुरंत बाद अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर आने से जस्ट पहले ये वाला स्टेट होता है कि नहीं, सरफेस पे पूरा लाइट बिछा हुआ दिखता है अपने को, पक्का। तो देख जैसे यहाँ से रे निकला और सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया, ये रहा लाइट का रे सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया। उस वक्त सरफेस का नॉर्मल देख कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये क्या हो गया अपना क्रिटिकल एंगल, ये हो गया π/2। अब ऐसा दोनों साइड होगा ना, इधर भी तो लाइट जा रहा है, इधर किसने रोका है उस लाइट को, इधर भी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। हाँ, तो सरफेस पे पूरा ना एक सर्कल फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सर्कल बनता है। इस सर्कल का रेडियस का क्वेश्चन पूछते हैं, इस सर्कल का रेडियस क्या है, फिर सर्कल का एरिया क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं एक कैमरे में दिख रहा है प्रॉपर कलर कि व्हेन लाइट स्टॉप इमर्जिंग आउट फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। जब लाइट ने बाहर आना बंद कर दिया, मतलब ये वाला स्टेट, ये बाहर थोड़ी निकला है, इससे जस्ट पहले देखो बाहर निकल रहा था, लेकिन जब ये सिचुएशन आया तो लाइट ने बाहर निकलना बंद कर दिया, तो ये वाला सीन होगा कि नहीं। तो उसकी वजह से इतना एक सर्कल बनता है आपका, और उसका रेडियस ये लोग पूछते हैं एग्जाम में, शायद टेक्स्ट बुक में भी होगा कहीं इस टाइप का सवाल। तो एक ट्रायंगल बन गया, देखो बना, ये क्या है h, ये क्या है r, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगा √h² प्लस r², पक्का। अब यहाँ पर आपका एंगल c है, तो ये एंगल क्या होगा, c होगा कि नहीं। चलो अब इसमें कितना मैथमेटिक्स है देखो, देखते हैं। चलो सबसे पहला मैथमेटिक्स, तो क्रिटिकल एंगल वाला मामला है, ये फॉर्मूला लगेगा sin c = 1/n। आपको चित्र देख के अंदर से मैथमेटिक्स निकालना है, तो मुझे तो यही वाला सीन दिख रहा है, और इस सीन के लिए फॉर्मूला है sin c = 1/n। और एक और है sin c ना, sin मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो c के अपोजिट में कौन है, r, हाइपोटेनियस में कौन है, √h² प्लस r² = 1/n। हो गया। अब आपको रेडियस का फॉर्मूला बनाना है, तो सॉल्व करो इसको, बोथ साइड स्क्वायर करो, हो गया। अब n² को इधर, इसको इधर डालो, r² n² = h² प्लस r², क्लियर। अब वो r² को इधर ले लो इसके साथ, r² n² माइनस r² h², r² कॉमन ले ले भैया, n² माइनस 1 h², r² को इधर रहने दे, h² अपॉन n² माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हटा दे, ये रूट में आ गया। बोलो, अब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना, काम हो जाएगा, विद इन द सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए फॉर्मूला। अब उन्होंने एरिया भी पूछा है, तो इस सरफेस का एरिया क्या लेते हैं हम, सर्कुलर सरफेस है ना, πr², पाई, रेडियस यहाँ से उठा लूँ, r² का वैल्यू h² अपॉन, खत्म, बोल, ये एरिया आ गया। तो जो क्रिटिकल एंगल वाला टॉपिक है उसमें ये फॉर्मूला तो है ही, इसके साथ रेडियस का एक नया फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने। किसी भी कंटेनर में पानी भरा है और उसके सरफेस पे सर्कल बन रहा है लाइट की वजह से, तो सर्कल का रेडियस आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। किसी को डाउट है तो अब कॉन्सेप्ट की पीपूड़ी बजाना बंद करता हूँ और सम्स पे टूट पड़ते हैं, 3-4 अच्छे समस लेते हैं इसके। बोलो क्या बोलते हो,
अरे थोड़ा जोर से बोलो रे। खा के नहीं आया तो जोर से बोलो। लड़कियों का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है ACS सर में। बॉयज बोलो गर्ल्स क्या होता है ये? थोड़ा जोर से बोलो, बोलो फिर से बोलो। क्या यार, वो थकी हुई लड़कियां। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। ओके बच्चा पार्टी, आपको देखो दो फॉर्मूला मिला ना अभी, साइन C इज इक्वल्स टू 1/n। एक तो ये मिला, फिर वो सरफेस पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस क्या मिला, h/√n² माइनस, यस ये दोनों फार्मूला काम आएगा जिंदगी में भी एग्जाम में भी। चलो देखते हैं। अ प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 5/3। लिक्विड का इंडेक्स का है 5/3। सोर्स ऑफ लाइट इज 8, डेप्थ 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब लाइट वाला मामला है, मतलब इन्होंने एक प्लेट ऊपर रख दिया है और नीचे लाइट रखा है, बीच में लिक्विड भरा हुआ है ना। ठीक है चलो ड्राइंग करते हैं। ये लिक्विड भरा है, बिना ड्राइंग के तो पत्ता भी नहीं हिलता फिजिक्स में भैया। इसके ऊपर एक प्लेट रखा है, पूरा कवर कर दिया है कि थोड़ा कम है, रुको। डेप्थ 4 मीटर, यहां से 4 मीटर डेप्थ पे, इसको हाइट बोल सकते हैं ना। यहां पे लाइट का सोर्स रखा है, यहां से लाइट निकल रहा है, वेरी गुड। द मिनिमम डायामीटर ऑफ प्लेट शुड बी, सो द लाइट कांट कम्स आउट। वाह 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 वाह, लाइट कांट कम्स आउट। जनरली क्या होता है, लाइट बाहर निकल जाती है। जनरली क्या होता है, लाइट बाहर निकल जाता है। कैसे, यहाँ से यूँ गया, बेंड हो गया, निकल गया, ये नॉर्मल। लेकिन लाइट को बाहर नहीं जाने देना है। लाइट कांट कम्स आउट, मतलब आपका ड्राइंग होना चाहिए इधर, यहाँ पे। लाइट इधर रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर प्लेट रखने वाले ना, अपन प्लेट रखने वाले ना, कि नहीं रखेंगे। हाँ, तो जब लाइट ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो फिर ये एंगल क्या होगा आपका, C, क्रिटिकल एंगल, और उसकी वजह से एक सर्कल बनेगा बढ़िया। ये दोनों साइड होगा ड्राइंग, ये दोनों साइड से लाइट ऐसे होगा। लेकिन आपने ऊपर प्लेट रख दिया है तो अब लाइट यहाँ से आगे जाना नहीं है। प्लेट का फंडा समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस प्लेट का डायमीटर पूछा है, रेडियस ले लूँ, सिंपल सीधा फॉर्मूला लो ना, अभी तो समझाया कॉन्सेप्ट। रेडियस इज इक्वल्स टू h/√n² माइनस 1। हाइट कितना है 4, n कितना है 5/3, 25/9 माइनस 1, 25 माइनस 9/9, 25 माइनस 9 क्या हो, 16, 16 का √4 और 9 का √3, 3 गया ऊपर कैंसिल, तो रेडियस क्या आया 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर, तो 6 इज द राइट आंसर। बोलो कैसा लगा सवाल, है इजी कि नहीं है? मुझे आपको पढ़ाने में भी 1 या 1.5 मिनट लगा, तो खुद सॉल्व करना है तो 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तगड़ा होना चाहिए फॉर्मूला, और ये चित्र की कल्पना सही होनी चाहिए, परफेक्ट ड्राइंग दिमाग में आना चाहिए। तो ड्राइंग देख के फॉर्मूला याद आता है कि इस चित्र में तो यार ऐसा फॉर्मूला है। क्लियर? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, अब एक और सवाल, चलो पढ़ते हैं। द लाइट रे एंटर टू डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर। लाइट है, कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, डेंसर मीडियम में, कहाँ से, एयर से। तो एक बेसिक ड्राइंग ऐसा बना लूँ कुछ, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, एयर, और यहाँ पे क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ये रहा नॉर्मल। अब लाइट एंटर कर रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये आया लाइट, देखो आया। अब एयर से डेंस में आ रहा है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा ना, तो यूं बेंड हो जाएगा, इधर होगा कि नहीं। और सरफेस का नॉर्मल थोड़ा ढंग से बनाइए साहब, रुक
चित्र का ही पैसा है, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल I, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल R। आगे बढ़ो। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रोपगेटिंग नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन कौन बना रहा है? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। अब ये साला लोचा हो गया, क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ रिफ्रैक्शन पता है, इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? तो भैया सीखा हुआ है अपने शायद बोर्ड के लेक्चर्स में कि लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरता है तो उसका थोड़ा पार्ट 5% 7% टकरा के वापस भी आता है और बाकी का अंदर घुस जाता है कि नहीं, बेंड होके। हाँ, तो थोड़ा लाइट बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड। तो फिर रिफ्लेक्शन में तो ये एंगल भी आई होगा ना आपका, होगा कि नहीं? और ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को, कौन? ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, और ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे है। ये दोनों नॉर्मल है, मतलब दोनों के बीच एंगल क्या दिख रहा है? 90 डिग्री, है कि नहीं? पक्का? तो सम आगे पढ़ा जाए उससे पहले यहीं पे कुछ लॉजिक दिख रहा है। ये I + 90 + R, ये पूरा 180 होता है ना। 180 में से ये खुद ही 90 है, तो बाकी का दोनों का प्लस कितना आएगा? हाँ, तो यहाँ पे I + R कैन बी टेकन एज 90 और नॉट। ये टोटल एंगल यहाँ से लेके 180 होता है, उसमें से ये 90 निकाल दो, तो बाकी का दोनों का टोटल क्या होगा? 90 होगा ना, कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मीडियम इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंट ढूंढना है। स्नेल ले सकते और तो क्या लेंगे? तो स्नेल्स लॉ लेते चलो। N1 sin I, N2 sin R। N1 में क्या है? एयर, इंसिडेंस एंगल ढूंढना है। N2 क्या है? 1/sin C। का है साहब? देख ऑप्शंस में क्रिटिकल एंगल दिए हुए हैं कि नहीं? तो अरे ये ले रहा हूं यार, n नहीं पता है तो n = 1/sin C नहीं ले सकते क्या? क्या कर रहे हो यार? ले सकते हैं कि नहीं? नहीं लेना है तो जान दो, रोया मत करो, बस नहीं लेना है जान दो, चलो नहीं लेना है बस, खुश, बाद में देखेंगे इसको। अभी ये sin R, तो R को तो यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, 90 - I करूँगी नहीं? ओके, अब ये तो एयर था भाई, हो गया एक sin I N2, ये क्या हो गया? cos I। इसको नीचे जान दे, sin I / cos I क्या हो जाएगा इधर? tan I = N2। हो गया कि नहीं? अब देख I = tan इनवर्स N2। ऑप्शंस में देख, नहीं दिख रहा है ना? तो भैया sin C क्या होता है? 1/n, तो n क्या होगा? 1/sin C। अच्छा, 1/sin C को sin इनवर्स C नहीं ले सकते क्या? तो n को ले लो ना sin इनवर्स C। मैथमेटिक्स का क्लास है ना पूरा। आंसर C इज द राइट ऑप्शन, tan इनवर्स sin इनवर्स C। आपको मानना पड़ेगा कि स्नेल का लॉ लेने के बाद आगे भी कुछ गणित करना पड़ता है इसमें थोड़ा बहुत, है ना? इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मरेले की तरह बोल रहे हो, जोश में बोलो, इजी लग रहा है कि नहीं? लड़कियों पता है मुझे, ये सर तुम्हारा काम नहीं है, जाने दो। चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, एक और सवाल करते हैं क्रिटिकल एंगल पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज N and C। कोई ग्लास मटेरियल है, उसका इंडेक्स क्या है? N, और उसका क्रिटिकल एंगल क्या है? C। सीधा नाम ही दिया इन्होंने। आगे बढ़ो। लाइट रे इज एंटरिंग एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस C, अरे वाह, फ्रॉम एयर। इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज R, देन R इज व्हाट? मतलब यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल C है, तो क्या किया जाए? कुछ स्नेल वगैरह लगाया जाए? लगाते, देखो ये रहा आपका मीडियम,
ये रहा नॉर्मल टू द सरफेस, ये आया आपका इंसिडेंट रे, क्या एंगल पे आया, सी, यहाँ से बेंड हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये नहीं लग रहा है सर सी पे आया तो टकरा के वापस अंदर क्यों नहीं गया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया? हाँ, बाहर से अंदर आ रहा है, रेयर से डेंस में आने के लिए नहीं है रिफ्लेक्शन घटना, रिफ्लेक्शन के लिए डेंस से रेयर में जाने के लिए, समझा कि नहीं? हाँ, तो ये एंगल क्या हो गया आपका, आर, क्या हो गया, आर। अब ले लो यहाँ पे स्नेल, n1 साइन सी, n2 साइन आर, क्लियर? वे n1 में कौन है, एयर, साइन सी मतलब 1/n ले सकता हूँ, पक्का? किसका n, इसका या इसका? इसका n, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इसका दिया है, या सी देख के झांसा मत खाओ, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, इस कांच के मटेरियल का क्रिटिकल एंगल दिया है, तो इसके लिए साइन सी लोगे तो इसी का n आएगा ना, तो इसके n को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? हाँ, साइन आर, इसको नीचे ले लो, साइन आर इज इक्वल टू 1/n2 का स्क्वायर। अब n2 को इन्होंने ग्लास के इंडेक्स को क्या नाम दे दिया है, n, तो अपन लिख सकते हैं ना n स्क्वायर। आंसर बोलो। अरे छोटी छोटी बातें बारीकी से समझ में आ रही है, ये c को लेके कंफ्यूजन नहीं है ना, ये c इज इक्वल टू आई, ये अलग मामला है, मैं वो ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस मटेरियल का जो c है, आप लेते हो साइन c, तो फिर n भी इसी मटेरियल का होगा ना, 1/n, समझा कि नहीं? पक्का? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, आज का आखिरी सवाल ले लो, खत्म हो गया फिर पिक्चर। अ लाइट रे टेक्स t1 seconds टू कवर डिस्टेंस d इन एयर। लाइट है, लाइट का टाइम इतना लग रहा है t1 और डिस्टेंस d है, और लाइट कहाँ है, इन एयर, तो एयर में लाइट का स्पीड क्या होगा, c होगा ना, c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम भी चलता है। हाँ, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बना कि नहीं, बना कि नहीं बना? ओके, फिर आगे बढ़ो। एंड t2 seconds टू कवर द डिस्टेंस 5d इन मीडियम। अच्छा, मीडियम में लाइट का स्पीड c नहीं लेते हैं, आप ये जो c ले रहे हो लाइट का स्पीड, ये तो वैक्यूम में एयर में लेते। अरे ये c और ये c अलग मामला है। हेलो भैया, ये क्रिटिकल एंगल है, लाइट का स्पीड है, दोनों अलग है। एक बोर्ड पे एक ही जगह दोनों साथ में दिख रहा है, तो कुछ इट्टम सिट्टम नहीं करना उसमें, ये अलग मामला है। हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर आके कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो लाइट का स्पीड c होता है, लेकिन मीडियम में जब लाइट आता है तो उसका स्पीड को क्या नाम देते हैं अपन, v। तो देखो यहाँ पे भी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हो गया 2 इक्वेशन। अब इनको चाहिए क्या, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, c चाहिए। क्रिटिकल एंगल के लिए तो फॉर्मूला यही है, मतलब इनको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो पहले n लाना पड़ेगा। इन्होंने क्वेश्चन में कहीं n दिया नहीं है, इनको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो अपन को पहले क्या लाना पड़ेगा, n, फिर n ला के इस फॉर्मूले में रखोगे तो अपना काम हो जाएगा। तो अपना टारगेटेड फॉर्मूला कौन सा है, ये साइन c इज इक्वल्स टू 1/n, और अपने पास क्या कम पड़ रहा है, n, तो n को यहां से ढूंढ सकते हैं। n का खुद का फॉर्मूला है c/v, तो यार 12वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं का फॉर्मूला ये n इज इक्वल टू c/v। c का वैल्यू क्या है, d/t1, v का वैल्यू क्या है 5d/t2, d से d गया, ये t2 गया ऊपर, t1 आ गया नीचे, t2 अपॉन ये क्या मिल गया, n, लगा दो इधर, साइन c इज इक्वल टू 1/n का वैल्यू ये रहा, t2 अपॉन 5t1, तो 5t1 गया ऊपर, तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5t1 अपॉन t2। बोलो कैसा लगा है? अच्छा, कुछ नयापन लग रहा है ना सम्स में, कि वही तो नहीं है ना टेक्स्ट बुक का रटा रटा है रिपीट कर रहे हैं अपन,
कुछ डिफरेंट लग रहे हैं ना सम्स? कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है। लेक्चर नंबर 12 खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर से हम रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिस पे टूट पड़ेंगे। रिफ्रैक्शन के ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किए ना लेक्चर 11-12 में। लेक्चर 11 में आपको क्या क्या पढ़ाया गया? इंडेक्स के बारे में पूरा, लेटरल शिफ्ट के बारे में, वर्चुअल डेप्थ, और आज लेक्चर 12 में क्या पढ़ाया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 11-12 दोनों लेक्चर में मिलके अपन ने 8 से 10 सम्स का प्रैक्टिस किया, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्लियर। अब सिर्फ डाउट सॉल्विंग होगा अगले लेक्चर में। आपको जो दिया गया है मटेरियल उसमें से करो सम्स और अगले लेक्चर में लेके आओ, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।